नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस कंप्यूटर जीके की एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें अभी तक हमने 350 सवाल देख लिए हैं। 351 नंबर के सवाल से आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अभी तक आपने ये सवाल ना देखे हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप पिछले हमारे कराए गए क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए देखते हैं आज का अपना पहला सवाल कि एक मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बीच में मुख्य अंतर क्या है। अब हम लोग सुने होंगे कंप्यूटर जो है कई टाइप के होते हैं, जिसमें माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर 4 टाइप के आते हैं। अब इसमें से मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को कहा जाता है कि इसकी स्पीड काफ़ी तेज होती है, ये काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड संभाल सकते हैं। पर इसमें मुख्य अंतर क्या होता है? अगर ऑप्शन की तरफ बढ़े तो यहाँ पर देखिए, सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर मेन कंप्यूटर के बहुत छोटे होते हैं, तुलना में बहुत आकार में छोटे होते हैं। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर कुछ प्रोग्राम को जितना तेज संभव हो सकता है प्रोसेस करने पे फोकस करते हैं, जबकि मेन फ्रेम एक साथ चल रहे कई प्रोग्रामों को प्रोसेस करने में अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। और चौथा ऑप्शन है, मेन फ्रेम कुछ प्रोग्रामों को जितना तेज संभव हो सकता है करते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर कई सारे करते हैं। ये ऑप्शन में है, एक बार आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। लेकिन जो मेन ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहा है वो हमारा ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है कि सुपर कंप्यूटर कुछ प्रोग्रामों को जितना तेज संभव हो सकता है उतना तेज करने का प्रयास करते हैं। सुपर कंप्यूटर नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका काम है प्रोसेसिंग को बढ़ाना। क्या चीज? प्रोसेसिंग पे ये ध्यान देता है कि कितनी तेज हम काम कर पाएं। समझ रहे हैं, कोई काम दिया तो उसको कितनी तेज कर पाएं, इस पे इसका फोकस होता है। लेकिन मेन फ्रेम की अगर बात की जाए तो एक साथ चल रहे कई प्रोग्रामों को प्रोसेस करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है कि सारे प्रोग्राम एक साथ चल सके। मान लीजिए 500 प्रोग्राम आप चला रहे हैं तो 500 प्रोग्राम एक साथ चल सके, इस पे इसका ज़्यादा जोर होता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर का होता है कुछ प्रोग्राम बहुत तेजी से प्रोसेस हो जाए, ये हमारा सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। तो मुख्य अंतर समझ में आ गया दोनों में क्या है। सुपर मतलब प्रोसेस तेज करना, लेकिन मेन फ्रेम की जिम्मेदारी होती है सबको साथ लेकर चलना। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 352वां सवाल। अब ये देखिए, ये तो आपने सुना होगा मोजिला फायरफॉक्स। ये क्या है? आप कंप्यूटर में नेट चलाते हैं तो ये एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होता है? जिसकी सहायता से आप इंटरनेट चलाते हैं। अगर टेक्निकल भाषा में मैं कहूँ तो जो क्लाइंट कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी सहायता से क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। तो मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। जैसे प्रोग्राम जो वेब पर विंडो संचालन करते हैं, डैश डैश कहा जाता है। तो मैं तो सवाल पढ़ते हुए ही आपको जवाब दे चुका हूँ। तो ये मोजिला फायरफॉक्स को पूछ रहा है ये क्या है, और सवाल पढ़ते ही मैंने इसका जवाब दे दिया कि मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है। ये एक वेब ब्राउजर होता है। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के चक्कर में हमने जवाब ही दे दिया कि मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक वेब ब्राउजर है। जिन बच्चों को ना पता हो वेब ब्राउजर क्या होता है, नाम को ध्यान से पढ़िए। वेब ब्राउजर, वेब मतलब इंटरनेट, ब्राउज मतलब ओपन करने वाला, तो इंटरनेट को ओपन करने वाला वेब ब्राउजर कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 353वां सवाल हमारा क्या है? रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर में जो आपकी रिसाइकल बिन होती है, इसका काम क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, रिसाइकल बिन का काम क्या होता है? रिसाइकल जो चीज़, जैसे घर में कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसको हम रिसाइकल बिन में रख देते हैं, कि जिसका जैसे कंप्यूटर में भी होता है, कोई फाइल आप डिलीट कर देते हो तो डिलीट करने के बाद वो सीधे कंप्यूटर के बाहर नहीं निकल जाती है, वो जाती है रिसाइकल बिन में, और उसके बाद वो आप डिलीट कर दीजिए तो कंप्यूटर के बाहर जाती है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए तो क्या है? पहला, नष्ट हुई फाइल को स्टोर करना। पहला ही ऑप्शन एकदम सही है कि डिलीट की हुई फाइल को सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? रिसाइकल बिन करती है। इट स्टोर्स द फाइल विच यूजर है डिलीटेड। ठीक, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 354वां सवाल है। कौन सी डिवाइस नेटवर्क में साझा नहीं की जा सकती है? तो ऐसी कौन सी डिवाइस? फ्लॉपी, कीवर्ड, कंप्यूटर या प्रिंटर? तो आपका जो कीवर्ड लिखा है या कीबोर्ड हो सकता है, ये आपकी नेटवर्क में साझा नहीं की जा सकती कि एक आदमी कीबोर्ड चला रहा है तो उसको कोई और थोड़ी चला पाएगा। लेकिन अगर फ्लॉपी का है तो हो सकती है। प्रिंटर भी देखिए, कई सारे कंप्यूटर जोड़ दीजिए तो किसी से भी प्रिंट दीजिए, सारे कंप्यूटर से प्रिंट देने पे एक ही जगह से प्रिंट निकल सकता है। यही हाल कंप्यूटर का भी है। लेकिन कीवर्ड या कीपैड के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं, अपना 355वां सवाल।
डेस्कटॉप पर एक दाएं क्लिक से क्या होगा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी में क्वेश्चन कन्वर्ट किया जाता है तो थोड़ा सा कभी कभी मात्रा की गलती हो जाती है। तो दाएं तरफ की जब बटन हम दबाते हैं, मतलब राइट तरफ की क्लिक जब करते हैं माउस में देखिए दो बटन होती है ना, एक दायां एक बायां होता है। तो दाएं तरफ की बटन जब दबाते हैं तो क्या होता है, तो किसी भी फाइल पे जाकर बच्चा आप जब दायां क्लिक करते हो ना तो आप उस फाइल की प्रॉपर्टीज खोल लेते हो। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन देखिए, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इस पे आपको सही कर देना है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं और इसी ऑप्शन के साथ लाइट आ चुकी है तो थोड़ा उजाले में हो सकता है मैं आपको दिख रहा हूँ। एक स्प्रेडशीट का उपयोग करने का लाभ क्या है, तो स्प्रेडशीट क्या होती है पहले ये बता दीजिए, बताइए, चलिए दिमाग में ले आइए। स्प्रेडशीट कहाँ सुना है, तो सर हमने एक्सेल में स्प्रेडशीट सुना है। एक्सेल में क्या चीज स्प्रेडशीट होती है, तो सर एक्सेल का जो पेज खुलता है उस पेज को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। खाने खाने जैसे बॉक्सेस उसमें बने रहते हैं और उस सीट को हम कहते हैं स्प्रेडशीट। अब इसका उपयोग क्या होता है, ऑप्शन में देखिए, गणना ऑटोमेटिक रूप से की जा सकती है, सही बात है। परिवर्तनशील गणना सुचारू रूप से की जा सकती है, आप डेटा बदलते रहें, कैलकुलेशन होती रहे, कर सकते हैं। अधिक लचीलापन मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है काम करने में, ये भी सही बात है। तो स्प्रेडशीट का तो उपयोग भाई तीनों काम में होता है, तो यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी पे टिक कर देना है। आसान सी चीज है। मेरा प्रयास रहता है कि जब भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं तो आपके लिए मैं उसकी थ्योरी भी डिस्कस करूं, ताकि आपको अलग से थ्योरी के लिए कहीं लेक्चर ना देखना पड़े। और ये प्रयास समझ में आता हो तो लाइक सब्सक्राइब थोड़ा सा तो कर दिया करिए ताकि मजा आए मुझे भी। डॉक्यूमेंटेशन में शामिल होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज शामिल होना चाहिए, आउटपुट डेटा से गंतव्य और यूजर, इनपुट डेटा के स्रोत, वर्कबुक के उद्देश्य के बारे में जानकारी। तो डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो उपरोक्त सभी पे यहाँ पर हमें टिक कर देना है। इसके बाद बारी आती है 358वें क्वेश्चन की। MS एक्सेल में सेलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए क्या दबाते हैं, तो सेलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए MS एक्सेल में ही नहीं, आप किसी फाइल को रीनेम करना चाहें तो भी यही बटन आपको दबानी होती है। किसी फाइल का नाम मान लीजिए लिखा है सुरेश और उसको आपको रमेश करना है तो भी आप इसी बटन का यूज करेंगे और वो बटन होती है F2 वाली, ठीक। F2 बटन से आप ये एडिट कर सकते हैं किसी भी सेल को। सेल पे जाइए, क्लिक करिए, F2 दबाइए, एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं 359वें सवाल का। आप विद्यमान एक्सेल वर्कशीट डेटा और चार्ट को किसके प्रयोग द्वारा HTML डॉक्यूमेंट में बदल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है यहाँ पर, ठीक। चलिए बारी है अपने 360वें सवाल की। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक सॉल्यूशन है, तो वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक सॉल्यूशन कौन सा है, कि मतलब देखिए वर्ड प्रोसेसर पहली चीज क्या होती है, शब्द आया वर्ड प्रोसेसर, तो ऐसी जगह जहां पर आप लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत एडिटिंग हो सकती है और वो जगह आपकी होती है कौन सी, MS वर्ड वाली जगह। तो MS वर्ड में जब आप जाते हैं, सिर्फ MS वर्ड ही नहीं है और भी जगह हैं, लेकिन अभी के लिए हम समझ रहे हैं। देखिए वर्ड प्रोसेसर में आप ग्राफिक सॉल्यूशन मतलब चित्र जो लाते हैं वो किसके माध्यम से, ग्राफिक सॉल्यूशन कौन सा वो देता है, तो वो देता है आपको क्लिप आर्ट का ऑप्शन। छोटे छोटे एनिमेटेड टाइप के चित्र होते हैं जो आप इंसर्ट करा सकते हैं अपने पेज में। आप चाहें तो एक बार चेक कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा। चलिए 361वां सवाल है, आप किसके द्वारा वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों का पता लगा सकते हैं, तो आप जो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर करते हैं वो किसके द्वारा पता लगाते हैं, तो क्या शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, अल्टरनेट F7 या F7 के माध्यम से ये आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस F7 दबाना होता है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। 362वां सवाल है, MS वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, पैराग्राफ इंडेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कंट्रोल M, कंट्रोल P, शिफ्ट M, कंट्रोल 1 यहाँ पर लिखा है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा कंट्रोल M। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 363वां सवाल, यहाँ पर निम्नलिखित स्टोरेज मीडिया में से कौन सा केवल अनुक्रमिक पहुंच प्रदान करता है, तो अनुक्रमिक पहुंच जो होता है वो फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। पहली चीज ये अनुक्रमिक पहुंच क्या होता है, इंग्लिश में बोला जाए तो सिक्वेंशियल टाइप का स्टोरेज होता है। इसमें हम जो है
डेटा में जंप नहीं कर सकते। सर ये क्या बात बता दी? मान लो किसी में कोई स्टोरेज है जिसमें 4 गाने हमने सेव कर दिए, ठीक है। अब आप पहला गाना सुन रहे हो और आपको पहुंचना है तीसरे गाने पे, पहले के बाद दूसरा नहीं सुनना है। तो अगर आपका ये सिक्वेंशियल स्टोरेज में स्टोर है तो आप पहले के बाद तीसरे पे डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, पहले के बाद दूसरा आपको सुनना पड़ेगा, दूसरे के बाद तीसरा सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनना चाहते तो फास्ट फॉरवर्ड करिए, लेकिन जाएंगे इसी रास्ते से, डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता था रील वाली कैसेट में, जो बचपन में रील वाली कैसेट आती थी उसमें हमें गाना ना भी सुनना हो तो हमें उस गाने को फॉरवर्ड करना पड़ता था, डायरेक्टली हम पहले के बाद 10वां गाना नहीं बजा सकते थे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक टेप सही ऑप्शन हो जाएगा। मैग्नेटिक टेप वही रील वाली कैसेट ही होती है, ठीक। चलिए, ईमेल संदेशों के स्टोरेज क्षेत्र को कहा जाता है। तो ईमेल संदेशों के स्टोरेज क्षेत्र को जहां पर स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं? फोल्डर, डायरेक्टरी, मेल बॉक्स, हार्ड डिस्क। तो उस चीज को कहते हैं मेल बॉक्स। ये तो सबको पता होना चाहिए, नाम भी देखिए। तो ईमेल स्टोर हो रहा है तो मेल बॉक्स में ही स्टोर होगा, इतना तो कॉमन सेंस से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है समांतर इलेक्ट्रॉनिक संयोजन लाइनों का सेट, जिसके माध्यम से एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए, सिस्टम में एक चीज होती है बस कह सकते हैं। इस बस में ही सारी चीजें जुड़ी होती हैं और इसी के थ्रू डेटा या कमांड को भेजा जाता है। यहाँ पर आपका बस ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर ये प्रैक्टिकल में करा रहा होता तो मैं आपको पार्ट्स भी दिखाता। बंद होने के बाद भी पीडीए का मेमोरी कंटेंट बरकरार रहता है। और बरकरार क्यों रहता है? क्योंकि बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर चलिए, पहला ये ऑप्शन यहाँ पर देखिए सही है, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर कंप्यूटरों और टर्मिनलों का नेटवर्क कहलाता है। तो भौगोलिक रूप से जो दूर बैठे हैं उनको क्या कहते हैं? देखिए, नेटवर्क कितने टाइप के थे? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कम दूरी जैसे एक कमरे, बिल्डिंग तक है। फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कंसीडर करता है आपके सिटी भर में या एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करता है। लेकिन और दूर अगर बढ़ें तो आपका आता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें पूरी दुनिया आ सकती है। तो यहाँ पर भी हमें वाइड एरिया नेटवर्क पे टिक करना है, क्योंकि दूरी की बात की जा रही है और दूरी कितनी है ये बताया नहीं गया है, तो सबसे ज़्यादा दूरी हम कंसीडर कर रहे हैं। चलिए, 368वां सवाल है। एक बाइट में होता है। एक बाइट में क्या होता है? एक बाइट में होते हैं, आपके बच्चों बताइए। चलिए, एक बाइट में क्या होता है? 8 बिट्स होते हैं, ठीक, 8 बिट्स होते हैं। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। थोड़ा धीरे बोलता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिमाग में बैठ पाएँ। फटाफट बता दूंगा तो फटाफट उड़ भी जाएगा। HTML फॉर्मेट में फाइलों को सेव करना, ठीक है, किसी भी वेब ब्राउजर में फाइलों को देखना संभव बनाता है। जब भी आप कोई मान लीजिए नोटपैड, वर्डपैड या MS वर्ड पे फाइल बना रहे हैं और उसको सेव करते समय नाम के आगे .html लगा देते हैं, जैसे कंप्यूटर जी .html लगा दिया, तुरंत आप सिस्टम को बताते हैं देखो भाई ये फाइल नॉर्मल फाइल नहीं है, ये फाइल इंटरनेट वाली फाइल है। इस पे कोई क्लिक करे तो वेब ब्राउजर पे खोलना, वर्ड और नोटपैड पे मत खोलना। तो यही चीज यहाँ पर कही जा रही है, किसी भी वेब ब्राउजर में फाइलों को देखना संभव बनाता है, ठीक। .html लगा दोगे तो मतलब कंप्यूटर बता दिए ये इंटरनेट वाली फाइल है। इसके बाद 370वां सवाल है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नहीं किया जाता है? तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, चलिए, हार्ड डिस्क की सफाई यहाँ पर आपका सही जवाब है, ठीक है। इसके बाद 371वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जिसे आप PSTN के बारे में सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो PSTN एक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है? नहीं। PSTN में ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक केबल के सहित विभिन्न प्रकार के फिजिकल मीडिया शामिल होते हैं, सही जवाब है। विशेष रूप का डिजिटल नेटवर्क सिस्टम है या, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूछा गया है कौन सा सही है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए, इसके बाद पूछते हैं 372वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच का अंतर सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो इंटरनेट होता है और www होता है, इसके बीच का अंतर कौन दर्शा रहा है, ये पूछा गया है। तो इंटरनेट कंप्यूटरों का एक संग्रह है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब एक वायरिंग और संचार प्रोटोकॉल है जो उन्हें कनेक्ट करता है।
इंटरनेट स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और अन्य सरकारी संगठनों का ट्रैफिक वहन करता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब वाणिज्यिक सहायता वहन करता है, यातायात वहन करता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट ईमेल और IRC जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का संग्रह है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब पृष्ठों का एक संग्रह है। ठीक है, इंटरनेट वैश्विक कंप्यूटरों का एक भौतिक नेटवर्क है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब कई कंप्यूटर पर विश्व स्तर पर वितरित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर अगर सबसे सटीक जवाब मैं कहूँ तो चौथा ही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया। और इसके बाद बढ़ते हैं अपने 373वें सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा यूजर के स्थानीय कंप्यूटर पर रन करता है और वेब पृष्ठों के अनुरोध व प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फिर से वही चीज पूछी जा रही है। देखिए, यूजर के स्थानीय कंप्यूटर मतलब आपका जो कंप्यूटर या मोबाइल है उस पर रन करता है और वेब पृष्ठों के अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट को प्रदर्शन करता है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउजर। ये आपके कंप्यूटर में होता है और आपके रिक्वेस्ट को पूरा करके आपके कंप्यूटर पे वेब पेज को चलाता है। तो यहाँ पर वेब ब्राउजर पे टिक कर देना है। और यहाँ तक आप पहुँचे हो तो इसका मतलब है ये वीडियो आपकी काम की है। नहीं तो बिना काम के तो इतनी देर एजुकेशनल कंटेंट तो कोई देखेगा नहीं। तो अगर आपकी काम की कंटेंट है तो हमने इस कंटेंट को बनाया है। तो हमारी ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ तक आप पहुँचे। देखिए, शुरू में मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि बच्चे हो सकता है कई सारे आ गए हों जो इनको बाद में मेरा टॉपिक ना समझ में आए। यहाँ तक आप आए हो, टॉपिक समझ में आ रहा है, अच्छा पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बहुत तो इसके बदले में लाइक और सब्सक्राइब यहाँ पे मैं मांग रहा हूँ और ये मेरा हक है। ठीक, तो ये गुरु दक्षिणा हमें चाहिए। अभी कर दिया होगा अभी तक, उम्मीद है। जिन्होंने नहीं किया होगा कर दो भाई। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होते हैं? तो सबसे शक्तिशाली होते हैं आपके यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो वर्क स्टेशन। ठीक है, प्रोफेशनल वर्क स्टेशन सबसे शक्तिशाली यहाँ पर होते हैं। ठीक, याद रहेगी ये चीज। फिर 375 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? तो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन, तो जरूरी नहीं सब में हो, स्कैनर भी नहीं, टच स्क्रीन तो सब कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होते, लेकिन माउस लगभग क्या सभी में होता ही है। तो चौथा जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस होता है। तो ये आज के 25 सवाल थे। उम्मीद किया हूँगा आपको अच्छे से समझा लिया हूँगा मैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा ताकि आगे भी आपके लिए ऐसे ही कंटेंट हम ला पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।